चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं राष्ट्रीय सरल पार्टी के ऑफिस में। और जैसा आपको पता है कि माहौल क्या है, माहौल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों की बात करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। मुद्दे क्या हैं, मुद्दों पे बात करेंगे। हम गोदी मीडिया की तरह ना हम हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, ना हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान दिखाएंगे। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही है? कोई भी पार्टी है वो मुद्दे की बात नहीं कर रही है। आप मैदान में हैं, कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में हैं आप। तो मुद्दों की बात कौन करेगा? सत्ताधारी तो कर नहीं रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, और आप किसी भी चैनल पे जाएंगे ना तो चाइना, पाकिस्तान, यूक्रेन, गरीब आदमी की आवाज की बात नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे? यही बहुत ये बहुत दुख का विषय है और सरकारों के लिए वो शर्म की बात है और सभी पार्टियों के लिए मैं कहूँगा शर्म की बात है कि आज के समय में हम भटक गए हैं। हम भटक कैसे गए हैं? हम जो आम आदमी है, जो वाकई में आम आदमी है, हम उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसकी बुनियादी स्तर की जो आवश्यकता है, उस पर ना ध्यान देके कहीं ना कहीं सरकारों ने इस जो अपने जो इलेक्शन के लिए, अपनी वोटों के लिए लोगों को भटका दिया है और लोगों के एक पट्टी बांध दी है। मैं बोलूंगा कि लोगों को एक तरीके से अधवक्त बना दिया सरकार ने। एक ऐसी पट्टी बांध दी है कि अब लोगों को सिर्फ धर्म, जाति, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और आज के टाइम में आप देखो, बेरोजगारी, मैंने बेरोजगारी के लिए कितनी आवाज पहले उठाई है और आज भी मैं निरंतर आवाज उठा रहा हूं बेरोजगारी के लिए। आज के टाइम में हमारी जो सरकार है ये नाकाम सरकार है और नाकाम सिद्ध हो चुकी है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं आज के समय में कि भाजपा सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है और उसका पतन स्टार्ट हो चुका है। मेनका जी, आप पार्टी की महासचिव हैं। एक महिला होने के नाते जो भाजपा दम भर रही है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है। अभी दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर है। अभी आपने सुना होगा पांडव नगर में एक 4 साल की बच्ची का रेप हो गया। तो क्या वाकई में महिला सुरक्षित हो गई है? महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं आज के टाइम पे, तो महिलाएं ना तो आज सुरक्षित हैं ना पहले सुरक्षित थी। ठीक है, सरकार आती है जाती है, पहले भी अलग गवर्नमेंट थी, 10 साल से भाजपा की सरकार है। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। और सुरक्षा का शब्द जो आया है, सुरक्षा, वो किस चीज से आया है? मैं कहती हूँ कि महिलाएं कहीं जा नहीं सकती। आम है छेड़खानी, गाजियाबाद में मार्केट जाएंगे, चीना झपटी छीन लेते हैं, बहुत छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, उत्तराखंड में भी हुआ था। ठीक है, और अन्य जगहों में भी चलता ही है, सबको पता है। ये तो सरकार तो देखिए सबको पता है किसकी है। ठीक है, सरकार क्या काम कर रही है वो भी सबको पता है। लेकिन बात सुरक्षा की अगर आती है तो सुरक्षा ऐसे जैसे हम सोचते थे कि हम भाजपा की सरकार आएगी तो देखिए ऐसा कुछ बदलाव होगा, कुछ सुरक्षा इस तरीके से देखी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बस एक हवा चलाई गई है, जो हवा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और एक हवा का ही प्रवाह है कि लोग बस भाजपा में जा रहे हैं और बस उन्हीं का नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं कहता जाता। क्या कहना चाहेंगे कि माहौल कुछ और है और जनता के सामने परोसा कुछ और जा रहा है? बात करें कर्जे की तो 173 लाख करोड़ आज के अगर आंकड़े लिए जाएं, जो सरकारी आंकड़े हैं, तब कर्ज भारत के ऊपर है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? जीडीपी का जो कर्ज है, अगर आप देखोगे 10 साल पहले और अब की जो वृद्धि हुई है, उसकी इतनी वृद्धि होना और वो पैसा कहाँ गया, ये वाकई में एक प्रश्नवाची चिन्ह है सरकारों पे कि आखिर इतना कर्ज लेने के बाद आप अपने आप को जापान से कंपेयर नहीं कर सकते। जापान पे कर्ज है, लेकिन आप जापान की स्थिति देखिए क्या है और भारत की स्थिति देखिए क्या है। और भारत पे जो कर्ज हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी गरीब होता जा रहा है, लोगों को फिर भी सुविधा नहीं मिल रही है। आप क्या कहते हैं, अस्पतालों की, सरकारी अस्पताल की सुविधा देखिए, वहां पे आप जाके स्कूलों की देखिए, आज भी लोग बच्चे दरी पे बैठ के पढ़ते हैं। आप सारा पैसा जा कर रहा है और लोगों को क्या है कि बस खाली एक धर्म की और इसकी पट्टी बांध दी जाती है, मजहब की, उसकी पट्टी के वो एक अफीम सुखा दी है, उसी अफीम पे लोग अपना चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकारों
कि ये जो राजनीति है ये कूटनीति, मैं इसको बोलूंगा, राजनीति भी नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं जो राशन बांटा जा रहा है इसका एक फायदा तो जरूर है, कहीं ना कहीं जो महिला वोटर है वो इन्होंने अपनी सपोर्ट मिली है। राशन बांटना क्या वाकई में सही है? देखिए नहीं बंटना चाहिए, देखिए रोजगार होना चाहिए, देखिए राशन होना चाहिए। देखिए राशन की तो ये बात है, आज अगर मैं आपको आज एक बोरी क्या कहते हैं चावल दे देता हूं मैं, आप कितने दिन खा लोगे उसको? आप 1 महीना 2 महीना कितने दिन आप खा लेंगे? आप 2 महीने बाद फिर मेरे पास आएंगे मांगने के लिए, फिर मैं आपको उतना ही पर्याप्त चावल दूंगा, मैं आपको उतना ही चावल दूंगा जितना आप पूरे दिन में समाप्त करके, ताकि आप दोबारा अगले दिन मेरे पास फिर आए। और यही सरकार में हो रहा है। उन लोगों ने अभी तक रोजगार के मुद्दे पे काम क्यों नहीं किया, उसका कारण ही यही है। आज के टाइम में राशन बांट रहे हैं, अरे तुम राशन बांट रहे हो, तुम पहले रोजगार तो दो। अगर रोजगार दोगे तो राशन जनता खुद ब खुद ले लेगी। तुम क्या ही राशन और ये सब ये छोटी मोटी चीजें जनता को देके तुम क्या साबित करना चाहते हो? गरीबों का कोई भला नहीं करना चाहता, गरीबों का यहाँ कोई नहीं है। आप भी एक पार्टी बना के मैदान में हैं। एक जनता जो विपक्ष है, विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपकी अभी करेंगे गठबंधन की, जो नेता है वो रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? भाई महंगाई का मुद्दा है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ है, लेकिन आप ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन उसके लिए रोड पे तो उतरे हैं। गरीबों के लिए, किसी की लड़ाई के लिए रोड पे तो उतरे। सब एसी के कमरों में बैठ के आवाज लगा है। आपके विचार? देखिए ये हकीकत है जो आपने बोली, कड़वी सच्चाई है। आज के समय में जमीनी हकीकत रही नहीं है और लोगों को ये लगता है कि शायद ये मीडिया और इसके थ्रू ही आप वहां से सारा खेल खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ेगा। हम लोग भी गए हैं, मैं मीलों मीलों पैदल चला हूं, मेरे गांव के गांव नापे अपनी 2 टांगों से। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि आप बड़े नेता हैं या आप छोटे नेता हैं, कोई भी है, विपक्ष भी है, उन्हें अपने लोगों को भी सड़कों पे लाना पड़ेगा ताकि सत्ता दल को शक्ति पता चले। और जिस दिन आप सड़कों पे आएंगे, लोगों के साथ जाएंगे, लोगों का विश्वास मिलेगा और आप जीतेंगे। मेनका जी, कहीं ना कहीं विपक्ष बीमारी से ग्रस्त है, मैनेजमेंट की बीमारी से, क्योंकि आज के समय में चुनाव मैनेजमेंट जिताएगा। युद्ध को रणनीति जिताती है, चुनाव को मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट की वजह से ये डूबे हुए हैं? आज सौरभ वल्लभ जी ने भी रिजाइन कर दिया। देखिए मैं एक बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ आपको। अगर हम बोले कि राजनीति की जो पूरा उसका प्रोसेस कैसे होता है, जब संगठन मजबूत होता है, कहते हैं ना एकता जो व्यक्ति जीत आपके संगठन में है, जिनका संगठन मजबूत होता है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे 5-6 पिलर्स आपके जो टॉप लेवल के होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वहां पे आपको अपना प्रत्याशी उतारना अपने क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, वहां जीत इजी हो जाती है। जहां पे आपका प्रत्याशी लोगों के बीच में जा रहा है, वो ये नहीं देखता कि धूप है या छांव है या उसको ऐसी। ये है कि मैनेजमेंट से मार खा रहे हैं या कुछ और है? देखिए मैनेजमेंट तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट मैटर करता है इसमें, कि मैनेजमेंट एक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपको पता ही नहीं है कि उसका एबीसी क्या है, अब प्रत्याशी कहाँ कहाँ जाएगा। पर अगर उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट सब कुछ ऊपर से ऑल ओवर कंट्रोल कर रहा है, तो लोगों के बीच पहुंचना एक आसान हो जाता है। तो मैनेजमेंट तो डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण इसमें रोल रखता ही है राजनीति में। आपके क्या विचार है? एक लोकल व्यक्ति को, किसी भी पार्टी, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, एक लोकल व्यक्ति को टिकट ना देकर एक खिलाड़ी को, बॉलीवुड सितारे को टिकट देना सही है, या जनता के बीच के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? देखिए मैं, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। मेरे हिसाब से ये टोटली रॉन्ग है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि राशन कैसे लिया जाता है, जिसको मूलभूत सुविधाओं का शब्द का अर्थ ही नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि बच्चे गरीब के सरकारी स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं उसको उचित शिक्षा और वहाँ पे एक शिक्षक नहीं मिलता, तो वो बच्चा कैसे पढ़ता है। जब उनको ये नहीं पता कि सरकारी अस्पतालों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ उचित टेस्ट अवेलेबल नहीं है। आप उन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं या उन एक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय नाचने और गाने में लगा दिया, तो वो बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। आज हमारे हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो लोगों के कई ऐसे मैंने देखे हैं, मैंने सामाजिक ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसे संगठन हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी विदाउट एनी, मैं कहती हूँ उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सेवा जिसे कहते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे दर्शकों को पता भी है, हमने कहीं ना कहीं बाहरी कैंडिडेटों का
हम अपने चैनल से विरोध कर रहे हैं कि जनता के बीच का व्यक्ति हो, कम से कम 20 नाम जानता हो, 20 मोहल्लों के नाम जानता हो, 20 गांवों के नाम जानता हो, ऐसा तो कैंडिडेट कम से कम हो। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, आप पार्टी लेके आए, कहीं ना कहीं डगर जो है बहुत ही आसान नहीं, जी बिल्कुल, आंदोलन के रूप में आपको उतरना पड़ेगा। जी क्या तैयारियां हैं, कैसे उतरेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से ही जब मैंने पार्टी की स्थापना करी थी, हम तो 7-8 लोग मिलके निकल जाते थे। आज के टाइम में मेरा संगठन काफी मजबूत हो चुका है और मैं हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि रास्ता अभी बहुत कठिन है और बहुत लंबा रास्ता है, कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ चुनाव नहीं जीतना, मुझे देश परिवर्तन करना है, मुझे न्याय की स्थापना। क्योंकि आज के समय में जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लाठी डंडे दिखाने पड़ जाते हैं। नहीं, लाठी डंडे नहीं, मैं तो जेल भी जाने के तैयार हूं साहब, मैं तो प्राण भी दे दूंगा देश के लिए, मैं अपनी रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा इससे। मेरा ये संकल्प है, जब तक मैं जीवित हूं मैं लड़ता रहूंगा और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस देश में न्याय की स्थापना नहीं हो जाती। राजनीति नहीं होगी यहाँ पे होगा सिर्फ एक राम राज्य होगा, एक अच्छा शासन होगा। यहाँ पे राजनीति कुछ नहीं, कूटनीति कोई नहीं होगी। रामराज्य तो कह ही रहे हैं कि रामराज्य जी, राम राज्य नहीं है ना, आ गया। वो कह रहे हैं राम राज्य, लेकिन ये राम राज्य है, इसे आप राम राज्य कहते हैं। आज के टाइम में कूटनीति चल रही है। अरे दिल्ली में 1.5 लाख वर्कर देखो, उनकी स्थिति आपने कहा था कि परमानेंट कर देंगे उनको, और अभी तक क्या कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो लोग। क्या क्या मतलब ये आप राम राज्य कहते हैं? लोगों को देखो, आप अस्पतालों की स्थिति जाके देखो, वहां मरीजों की संख्या लगी हुई है, लोग बेरोजगारी से बेहाल है, ये राम राज्य है? इसे आप राम राज्य कहते हैं? लड़ने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार है। गरीबों के लिए मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं और मैं प्राण भी अपना निछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा इसमें, जब तक न्याय की स्थापना नहीं कर दूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा इसमें। तो डर नहीं लगता अध्यक्ष जी, क्योंकि आपको पता है जो इनके खिलाफ बोला तो जेल जा ही रहा है। देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, क्या कहते हैं, आज मेरे भाई पे मुकदमा लगा है, कल उठता है 2 साल मेरे पे भी ठोक दे। ठोकना है तो मुकदमे ठोको। मुकदमे से अंकित गुप्ता नहीं डरता, ना अंकित गुप्ता जेल जाने से डरता है। आप लोग जितनी तानाशाही करोगे मेरी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। ठीक है, आप जितनी तानाशाही करेंगे मेरी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। धन्यवाद।